संसाधनों के मध्य जो लोग रहते हैं ना, उनका कहीं जिक्र नहीं है सर। इसमें आपने बड़ी अच्छे से कहा, अस्पताल किसके लिए बनेगा, स्कूल किसके लिए बनेगा। सर ये चैरिटेबल फ्रेमवर्क से सहभागिता मत देखिए। ये ना हो कि कोई निजी पूंजी सब बटोर के ले जाए और 4 दाने छींट दे तो ये लो तुम गरीब लोगों के लिए, ये लो तुम आदिवासियों के लिए। ये नहीं सर, उनके संसाधन पर हम अपनी नीति और नीयत बना रहे हैं। और मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा, ना नीति बेहतर ना नीयत बेहतर सर। दूसरा है, एक प्रोविजियो जोड़ा गया है सेक्शन 3(9)(b) MMDR एक्ट, उसमें जो द न्यू बिल सीक्स टू ऐड अ प्रोविजियो टू सबसेक्शन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बड़ा निर्गुण सा लगता है, मे गिव में बड़ा निर्गुण सा चीज होता है, लेकिन इस हुकूमत को जानते हुए सर इनका डायरेक्शन बड़ा कठोर होता है। निर्गुण नहीं है सर, सगुण है, और भारी सगुण है, और वो सगुण है इसलिए चिंता का विषय है। शुड टॉक्स अबाउट ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ लीज। क्या ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बगैर होगा? देयर इज नो एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी ऑन इट। इस हाथ से उस हाथ आप दे रहे हो, इसमें क्लैरिटी मैं समझता हूं बेहद आवश्यक, बड़ी बात है। लेकिन वाइजैक स्टील प्लांट से मैं हर तीसरे दिन रिप्रेजेंटेशन रिसीव करता हूं। मैंने वो प्लांट देखा है सर, मार्वल है, मार्वल। वैसे लोग जो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, एक बार वाइजैक स्टील प्लांट जैसी चीजों में जाके महोदय जी ने कहा कि बड़ा प्रोग्रेसिव बिल है। मंत्री महोदय जी, तुरंत मैंने डेवलपमेंट डिक्शनरी चेक की, देखा कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है। मेरा मानना है कि शायद आप रिग्रेसिव कहना चाह रहे थे, प्रोग्रेसिव कहा गया। मंत्री जी ने कहा, मैंने अगर सुना ठीक से, 55 लाख रोजगार का सृजन होगा। मंत्री महोदय, आप पहले व्यक्ति हैं, मैं बधाई देता हूं, जिसने 6 वर्षों में पहली बार रोजगार की बात की। ये 2 करोड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसका हास्र 2 करोड़ वाला ना हो। और फिर केशव जी को कह रहे थे माननीय मंत्री महोदय कि आप सपोर्ट करो, ये आपके फेवर में है। यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, बिल पास करवा लेते हो आनंद फानन में, ब्रूट मेजॉरिटी है, बाद में किसानों को कहते हो ये तुम समझ नहीं हो, तुम्हारे फेवर में है। अब ऐसा कौन सा आपके पास यंत्र है कि मुझे ही नहीं मालूम कि आप मेरी भलाई चाहते। खुश न हो उपलब्धियों पर, ये भी तो पड़ताल कर। नाम भी है, शोहरत भी है, तू कहां बाकी रहा। वक्त की इस धुंध में सारे सिकंदर गुम हो गए, वक्त की इस धुंध में सारे सिकंदर खो गए, ये जमी बाकी रही, आसमां बाकी रहा। वो कर्मचारी वहां पर काम करने वाले, उसके आसपास दुकान लगाने वाले, चाय के दुकान वाले हों, डंपर ऑपरेटर हों, माइंस के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हों, पिछले 9 साल से वो लोग बेरोजगार हैं। कई ने आत्महत्या कर ली, उनकी जान चली गई मान्यवर। लेकिन माइनिंग दोबारा वहां पर शुरू हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खदानों का ऑक्शन कराइए, लेकिन वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बताते हुए, किनारे करते हुए वहां पर फिर से दोबारा लीज देने का, लीज को रिन्यू करने का काम किया। अगर आप पूछिए सरकार से कि कोई कार्रवाई हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हुई? जो निर्दोष लोग थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कोई दोष नहीं था, जो परिश्रम करके गोवा की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे। आप घाटा कहां से दिखाते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जो मुनाफे की कंपनी है, जिसको महारत्ना में आपकी सरकार ने शामिल किया। मान्यवर, आपकी सरकार ने नवरत्ना से महारत्ना में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को शामिल। देश को बेचने की व्यवस्था से देश आगे नहीं बढ़ेगा। राजनीति के चक्कर में आपने पूरे देश में घूम घूम के स्टील प्लांट अपने प्राइवेट मित्रों को दे दिया। अब वो स्टील प्लांट खुले, वहां रॉ मटेरियल था नहीं, वो घाटे में चला गया, और उसका घाटा सहना किसको पड़ा? सेल पे। एंड आई से विद फुल अथॉरिटी and full responsibility that section 10(1) and section 14(3) completely encroach on the rights of the state governments. Section 10(1) gives the central government blanket powers to determine the composition and functioning of the District Mineral Foundation. Today, the District Mineral Foundation has a corpus of something like 37,000 crores. The central government, through section 10(1), is telling the state government, is telling the district administration, we, the central government, have the powers
to determine the composition and the manner of utilization of the district mineral foundation. That section 14(3) basically provides powers to the central government to decide on the auction when the state government is unable to auction. जैसा दिखता है कानून वैसा होता नहीं है और जैसा दिखता नहीं है वैसा होता है। अल्टीमेटली ये बिल सारे मिनरल सेक्टर को, माइनिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की तरफ ले जा रहा है। 1973 में फॉर एग्जांपल कोल माइंस का लें, सब प्राइवेट हाथ में थी और इस आधार पर कि वहाँ लेबर्स का और अन्य लोगों का बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता था, गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज किया और कोल इंडिया का गठन किया। अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी लागत थोड़ी सी ज़्यादा हो, प्राइवेट सेक्टर वाले जो करेंगे माइनिंग वगैरह वो कम होगी तो धीरे धीरे इनको ख़त्म कर देगी। साहब ने कहा, जो विजय साई रेड्डी साहब ने कहा और जो शुरू में दिग्विजय सिंह ने कहा, बहुत कोई जल्दबाजी में कानून बनाने की जरूरत क्या है। अगर आप इसको सिलेक्ट कमेटी को एक बार भेज दें और लोगों के संदेहों को दूर कर दें तो बेहतर होगा। हम लोगों ने किसानों के बिल पे भी यही तो कहा था कि सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। ये बहुत फंडामेंटल बात केशव राव साहब ने कही कि आप दे देंगे माइन किसी को और जमीन वाला कहेगा कि हम नहीं दे रहे हैं। ये देश भी हमारा नैसर्गिक साधनों में हम संपन्न हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी विडंबना है माननीय सभापति महोदय कि जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं वहीं सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो आदिवासी क्षेत्र हैं। उन लोगों का क्या हाल है, इसके बारे में आपकी नेशनल माइनिंग पॉलिसी 2019 में उसका जिक्र तक नहीं है। आप लोगों ने जो नेशनल पॉलिसी बनाई उसमें लैंड आउटरीज और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जो खनिज हैं उसके बारे में आपने उल्लेख तक नहीं किया। और विशेषकर माननीय सभापति महोदय, आज ये विषय इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अधिकांश क्षेत्र जो हैं शेड्यूल एरियाज में हैं और शेड्यूल एरियाज में पैसा लागू है और पैसा लागू होने के कारण आपको हर केस में क्या ग्राम सभा की मंजूरी आपको नहीं लेना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इतना ये साधारण विषय नहीं है, इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही मांग की है कि खनिज जैसा विषय जो है ये व्यापक तौर पर चर्चा में आना चाहिए। पहली बार कॉम्पिटिटिव बिडिंग का कंसेप्ट इस देश में कोई लाया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाए थे 2004 में, और उस समय आपके मुख्यमंत्रियों ने झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के इन मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया था कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग में नहीं जाना चाहिए। और यही नहीं है माननीय सभापति महोदय, शेयर इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइंस का कंसेप्ट यूपीए सरकार 2010 में लाई थी। उन लोगों का भी हक होना चाहिए जिन लोगों की जमीन आप ले रहे हैं, उन लोगों का भी हक होना चाहिए प्रॉफिट में जिनको आप बेरोजगार कर रहे हैं। और इसीलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में, जिसमें 26% ऑफ प्रॉफिट का शेयर उन लोगों को देना चाहिए जिनकी जमीन उसमें गई। रिपोर्ट आई है आपके जिसमें कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें 5000 से कम आमदनी वाले लोग किस क्षेत्र में हैं। उड़ीसा, हमारे बीजेडी के लोग समर्थन देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भी देखें 90.6% ऑफ पीपल इन क्योंझर आर अर्निंग लेस देन 5000 रुपीज। सुंदरगढ़ 89.8% people living in that district, in that are
earning less than 5,000 rupees per month. और उसके बाद वेस्ट बंगाल झारखंड में 53.8, छतरा में 83.2. Those who are living below 5,000 rupees per month. This is an issue, मंत्री जी. केवल पैसा कमाना ही नहीं है, पूंजीपतियों का जो आप सहयोग कर रहे हैं वो इसमें परिलक्षित होता है. इसलिए हम आपसे चाहते हैं सेलेक्ट कमेटी में ले जाइए, ताकि गरीबों का हित, मजदूरों का हित और आदिवासियों का हित का भी हम लोग उस पर चर्चा कर सकें. इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा आयरन ओर पाई जाती है. वहां 94.7% ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो 5,000 रुपीज पर मंथ. कि आपने जो मौजूदा कानून लाए हैं उसमें आप कह रहे हैं कि इसमें राज्यों का अधिकार नहीं छिन रहा है. अरे आप सेक्शन 10 ले लीजिए, सेक्शन 11 ले लीजिए. राज्यों को आपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का अधिकार बंटन का दिया. अब उस पर आपने अमेंडमेंट कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव द डायरेक्शन. मैं क्लॉज 10 का पढ़ रहा हूं. प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शंस रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. क्या ये राज्यों का अधिकार आप नहीं छीन रहे हैं? उनको सनसेट क्लॉज आप ले आए हैं. आपने खुद ने कहा 572 ऐसे प्रकरण आएंगे. इसमें मैं आपसे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सारे के सारे प्रकरण जाएंगे ये अदालत में. पहले भी आपने जो कानून लाए थे उसके कम से कम 200 से ज्यादा प्रकरण अदालत में आज लंबित हैं और वहां माइनिंग नहीं हो पा रही. आज जितने जी एनपीएस आज नजर आ रहे हैं जिनको कि लाइसेंस मिल गया था, माइनिंग लाइसेंस मिल गया था, उसका आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनका आपने माइनिंग लाइसेंस कैंसिल करवाकर सारे के सारे लोग जो लोग थे उनको आपने एनपीए बनवा दिया. मेरा आपसे अनुरोध है माननीय सभापति महोदय, ये केवल 572 लोग के लाइसेंस की बात नहीं है. एक लाइसेंसी के पास लगभग 100 से 200 लोग वहां उस पर काम करते हैं. इसमें हजारों लोग उसके अंदर बेरोजगार हो जाएंगे. आपने कहा है कि 4 लाख हेक्टेयर जमीन अनलॉक हो जाएगी और 25 लाख या 23 लाख कितना लाख करोड़ रेवेन्यू आपका आ जाएगा. ये सब्ज बाग दिखाते दिखाते 6 साल बीत गए श्रीमान. ये सब्ज बाग अब आगे मत दिखाइए. यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम, सम पीपल ऑल द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम. आर्ग्यूमेंट थोड़ा सुनिए कृपया. आपको, दिग्विजय सिंह साहब को, सबको मैंने बैठ के सुना हूं. काइंडली लिसन टू मी. व्हेन यू आर टेलिंग दैट यू डिड नॉट कंसल्ट, मैं कहना चाहता हूं आपके पार्टी के जो सरकारें है आपसे साथ कंसल्ट नहीं किया क्योंकि वो आप लोग आपको छोड़ दिया है. दे हैव लेफ्ट यू आउट. अभी आप जयराम रमेश जी को ज्यादा कंसल्ट कर रहे हैं और वेणुगोपाल जी को कंसल्ट. इसमें मेरा गलती क्या है? दिग्विजय सिंह से आप तो पूछ के आइए ना. उधर आप कंसल्टेशन, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट सपोर्ट करते तो मैं क्या करूं? दे हैव सपोर्टेड. तो इसीलिए और डीएमएफ में, और आप ये भी बोला, मैं एक्चुअली उसमें पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला है. तो वन पार्टी, वन नेशन, वन लीडर, ठीक है. जो हमारा वन लीडर है हम मानते हैं वो लीडर है, लीडर रहेंगे और कई सालों तक रहेंगे. आप उधर ही रहेंगे. लेकिन वो लीडर लोगों से चुन के हुए लीडर है. हम वन नेशन वन फैमिली तो नहीं किया है हमने. 28/6/2004 concept of allocation of the captive block through competitive bidding was first made public. 2004 में. 2010, please note this dates. 2010 necessary amendments in MMDR Act made after 6 years. 6 years के बाद एक्ट में अमेंडमेंट हुआ. 4 में कंसेप्शनलाइज किया, 10 में ऑक्शन किया, एंड दीज अमेंडमेंट्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 13 to 12. मेथडोलॉजी ऑफ ऑक्शन नोटिफाइड इन 2013. 2014 इलेक्शन आ गया. एक भी मीन्स 2006 to 2014 8 years आप ऑक्शन करने का कायदे बनाना, रूल बनाना, उसका नोटिफिकेशन करना, इसमें होके आप ऑक्शन कितने किए जी? 2006 में आपने चालू किया, ठीक है. 4 में 0.
और इस बीच में फ्रॉम 2006 टू 2008 टू 2010 अमेंडमेंट करने के बाद आपने 89 माइंस वेर अलोकेटेड बाय allotted just with a discretion method. I would like to tell Andhra Pradesh especially that recently you have requested for a mine to be allocated, reserved for APMDC. As soon as Chief Minister spoke to me, Mining Minister spoke to me, they have sent a request, we have allocated, and that PSU is doing it. As and when request comes, Government of India is open. Recently, Odisha working mines auction was failed because of some vested interest. Then they suggested, we amended the rule and given it within 20 days. तो हमने कहाँ बंद कर रहे हैं जी PSU? टोटल 267 माइंस PSU को हमने दे चुके हैं अभी तक. कितने वर्षों से? 1980 से, 1990 से. ऐसे ही पड़ा है जी. क्या ऐसे ही छोड़ देना है? जो काम नहीं कर रहे हैं, should we not take it back and auction it? Is it not our responsibility to do this? तो ऐसे ही पढ़ते हैं तो हम 1,25,000 crores वर्थ हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2,50,000 crores हम इंपोर्ट कर रहे हैं. देश ऐसा ही चलाना चाहिए क्या? बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए. जो मैं अपील करता हूं, इसमें कोई हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे एंड कोई स्टेट का पावर हम इतना नहीं करते हैं. और जो कुछ भी ऑक्शन के बारे में आप स्ट्रेस देके कह रहे हैं, ऑक्शन के बारे में मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करेंगे. कितना समय चाहिए? एक बार हम एक माइन अगर देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को, वी विल सिट विद द स्टेट गवर्नमेंट, वी विल आस्क हाउ मच टाइम डू यू नीड टू ऑक्शन इट. इफ दे से वी नीड 1 year, ओके, वी नीड 2 years, बट परपेचुअली हम नहीं करेंगे. इज इट द वे ऑफ द गवर्नेंस इन द 21st century? Is it not the duty of the state and center together? We should auction it. We should bring out our minerals. And country को आत्मनिर्भरता नहीं बनाना चाहिए क्या? यही सोच है जी, इसमें और कुछ हम नहीं कर रहे हैं. बहुत लोग डिपेंडेंट होते हैं मैडम माइंस पे. उनका सारा का सारा एक इकोसिस्टम होता है. ट्रकिंग ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स, फिटर्स, बहुत लोग डिपेंडेंट होते हैं. तो अभी इसका एग्जाम्पल भी है जो फेडरल स्ट्रक्चर की माननीय सांसद बात कर रहे थे. अभी वरिष्ठ सांसद है मेरे मित्र. फेडरल स्ट्रक्चर का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, उड़ीसा के सांसद बता सकेंगे. उड़ीसा सरकार ने ऐसी 2 फेल्ड ऑक्शन माइंस का रिकमेंडेशन दिया. 20 दिन के अंदर 3 सप्ताह भी नहीं, माननीय मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश लेके वो 2 माइंस PSU, स्टेट PSU, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन को एलोकेट की. स्टेट को भी धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत जल्दी उसमें प्रोडक्शन लाए. ये होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण आज सेक्टर बचे हुए हैं. कौन बात करते हैं? किस तरह से कह सकते हैं कि फेडरलिज्म नहीं है? किस तरह से कह सकते हैं कि राज्यों के सारे अधिकार लिए जा रहे हैं? आप पढ़िए एक्ट को, ढंग से समझिए इसको, आप खुद समझ जाएंगे. इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं जिसमें we are taking away the powers of the state. There is absolutely no such thing. There is not even a thought like that. माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया, it's actually a pain for the center to do an auction, भाई. It's not easy. Auction is not an easy process. It's a very complex process. Who would like to take that pain? So it's not that. Very carefully if you read, you will find that there is no such provision which takes away the state's power. Arwa reform है, बहुत important strategic reform है. Rare earths, जो कि आप सब जानते हैं कि किस तरह से चाइना ने रेयर अर्थ्स के कारण पूरी दुनिया को एक बार झुका दिया था, जापान को झुका दिया था, US को झुका दिया था. भारत में लकीली रेयर अर्थ्स का करीब दुनिया भर के रिसोर्सेज का करीब 20 से 22% रिजर्व्स रिसोर्सेज इंडिया में है. लेकिन उनका प्रॉपर उपयोग हो नहीं पा रहा था. क्यों नहीं हो पा रहा था? उसके पीछे कई कारण हैं. और इस बीच में करीब 10 साल पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आई थी जिसमें थोरियम को एक्सपोर्ट करने की, इलीगली एक्सपोर्ट करने की घटनाएं सरकार की नज़र में आई थी. तो इसलिए बहुत ज़रूरी था ये रिफॉर्म लाना. इस बिल के बाद में, जब ये बिल एक्ट बन जाएगा, उसके बाद में
स्ट्रैटेजिक मिनरल्स जो कि रेयर अर्थ्स और एटॉमिक मिनरल्स है, वो केवल और केवल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ही उसमें माइनिंग कर सकते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर को उसमें एक थ्रेशोल्ड के बाद में किसी भी प्राइवेट सेक्टर को इसमें माइनिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। चेयरपर्सन, भारत में किस मिनरल का पोटेंशियल नहीं है? हर मिनरल है। आयरन ओर 22,000 मिलियन टन जो कि अगले 100-150 साल तक हमारे लिए सफिशिएंट है। कोल 3,26,000 मिलियन टन, 200 साल, 300 साल, 400 साल भी खत्म ना हो। क्रोम 340 मिलियन टन, गोल्ड 505 मिलियन टन, यानी 50 करोड़ टन, तोले नहीं टन, इतना गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स सब के सब है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था को बदलाव करना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि ये सारे रिसोर्सेज अनलॉक हो सके और अनलॉक होके इसका जो ह्यूमन एंगल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। ये व्यवस्था इस रिफॉर्म में लाई गई है।